हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वह है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग इसमें गुप्त वंश के जो शासक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे वो महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु जिसे हम लोग को पढ़ना है। तो पहला, गुप्त वंश के जो शासक है उनके बारे में जानकारी लेनी है। चंद्रगुप्त जो प्रथम है उनकी उपलब्धियाँ क्या थी, और समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे इनकी उपलब्धियाँ क्या थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनको विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, उनकी उपलब्धियाँ क्या थी। फायान कौन था, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे उसके बारे में, और गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता था, और हुरों का आक्रमण। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग जितने पॉइंट है इसको 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुप्त वंश के बारे में जान लेते हैं। गुप्त काल का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, किसका दोस्तों, गुप्त काल का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल से भारतीय इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ होता है। ठीक है, जो गुप्त काल था इस काल से भारतीय इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ होता था। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह राजनीतिक एकता का पुनः स्थापना का काल था। ठीक है, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक क्या था, राजनीतिक एकता का पुनः स्थापना था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। ठीक है, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था उसके बाद भारत में क्या हुआ था, जो राजनीतिक एकता थी वो समाप्त हो गई थी, मतलब खत्म हो गया था, विघटन हो गया था। लेकिन गुप्त काल में फिर धीरे धीरे वैसा होने लगा था। इस लुप्त प्राय राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, वो गुप्त जो सम्राट थे उनको जाता है। गुप्त काल से हमें क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होने लगता है। ठीक है, गुप्त काल से देखा जाए तो हमें हमारे देश के इतिहास का पता लगता है या लगने लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त राजवंश की स्थापना आदिराज महाराज गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जो गुप्त अभिलेख हैं उनके अनुसार जो राजवंश की स्थापना थी, जिसको आप आदिराज के नाम से जानते थे, श्री गुप्त को उन्होंने 275 ईस्वी में स्थापना की थी। पर्वतीय गुप्त लेखों में इनका नाम श्री गुप्त मिलता है। ठीक है, जो पर्वतीय गुप्त लेख थे इसमें इनका नाम श्री गुप्त मिलता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इनको हम लोग श्री गुप्त के नाम से जानते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक के नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं इसको लेकर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ के अनुसार इनका नाम श्री गुप्त था तथा कुछ के अनुसार इनका नाम केवल गुप्त था। ठीक है, कोई इनको गुप्त कहा, कोई श्री गुप्त कहा था। ठीक है, गुप्त अभिलेखों में श्री गुप्त के लिए महाराज उपाधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो गुप्त अभिलेख थे इसमें जो गुप्त के लिए महाराज की उपाधि का प्रयोग किया गया था, जो अभिलेख मिले थे, जिससे प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था। ठीक है, जैसे ये प्रतीत होता है कि जो श्रीगुप्त थे वो क्या थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। चलिए इसमें और देख लेते हैं घटोत्कच। ठीक है, ये कौन थे, ये श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र, ठीक है, किसके पुत्र थे, ये श्रीगुप्त के कौन थे, घटोत्कच थे। ठीक है, ये शासक बन गए। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की, और ऐसा प्रतीत होता है कि घटोत्कच जो थे वो स्वतंत्र शासक न होकर किसी के अधीन शासक थे। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है जो अभिलेख के द्वारा जो भी बातें मिली थी। आप देखते हैं दोस्तों हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है और आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय भी आएंगे, इसलिए दोस्तों इनका आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। घटोत्कच के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। ठीक है, इनके मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र था कौन था, चंद्रगुप्त थे। ठीक है, इन्होंने शासक बने किसके, गुप्त वंश के। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि
चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की प्रथम महान शासक था। ठीक है, जो अभिलेख हैं उससे ज्ञात होता है कि जो शक्तिशाली एक महान जो शासक था, जो राजा था, वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि निश्चय ही वह अपने पूर्वजों से कहीं अधिक शक्तिशाली राजा रहा होगा। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त थे, जो इनके पूर्वज से उनसे बहुत ज़्यादा शक्तिशील, ठीक है सॉरी दोस्तों, शक्तिशाली राजा रहे होंगे। अब देखते हैं चंद्रगुप्त की उपलब्धियों एवं राजनीतिक घटनाओं के बारे में बहुत कम ही जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों अथवा उसके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो उनकी उपलब्धियां थी, उनकी जो राजनीतिक घटनाएं थी, उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है, लेकिन जो भी मिलती है उसके बारे में जो कुछ शीर्षक है उसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। पहला है गुप्त संवत का प्रचलन। गुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की प्रमुख घटना थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटना थी वो कौन सी? वह गुप्त संवत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में संवत का प्रचलन किया। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित यह संवत इतिहास में गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करना। चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, यह गुप्त वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने बाहुबल के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, अपने बाहुबल मतलब कि अपने जोर पे, ठीक है, इन्होंने एक अलग एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महाराजा धीराज की उपाधि की। ये बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे। थर्ड है समुद्रगुप्त की उत्तराधिकारी के रूप में निर्वाचन। सामान्यतः किसी शासक के मृत्यु के पश्चात ही उत्तराधिकारी शासक बनता है। ठीक है, पहले था जो शासक था, उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक बनता था। किंतु चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने अपने पुत्र कौन थे? वो समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था अपने जीवन काल में। ठीक है, और देखते हैं हम लोग अब समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त के विषय में अनेक शिलालेख, स्तंभ लेख, मुद्रा, साहित्य ग्रंथ आदि से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त हैं इनके बारे में अनेक जो शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं या मुद्रा साहित्य ग्रंथ है, इससे बहुत सारे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो उसके संबंध में ठोस जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त थे, इनकी कौन थी? वो प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में अधिक मतलब ठोस जानकारी मिलती है, को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति है इसको सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करने से। और देख लेते हैं इसमें, शासक बनते समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की चतुर्मुखी उन्नति की। ठीक है, वो जो राजा बनते ही जो समुद्रगुप्त थे, अपने साम्राज्य की चहुमुखी उन्नति की और विशेष ध्यान भी दिया। उसने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का हर संभव प्रयास किया। समुद्रगुप्त जो थे वो भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का हर एक संभव प्रयास किया। समुद्रगुप्त की विजय। सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांटने के उद्देश्य से दिग्विजय की योजना बनाई। ठीक है, जो समुद्रगुप्त थे, यह सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से
एक दिग्विजय की योजना बनाई, जिसमें अपनी योजना के अनुसार उसने उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के अनेक राज्यों को विजिट कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इस योजना के तहत समुद्रगुप्त ने अनेक जो थे उत्तरी और दक्षिणी भारत के जो राज्य थे उसको विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसने विजय अभियान को निम्नवत बांटा जा सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला है इसमें आर्यावर्त का प्रथम सैन्य अभियान। इसमें चलिए देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत, जिसे आर्यावर्त भी कहा जाता है, जो उत्तरी भारत है इसको आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। इस पे इन्होंने कितनी बार? 2 बार आक्रमण किया। अपने प्रथम अभियान में समुद्रगुप्त ने 3 शासक अच्युत, नागसेन तथा कोटकुलज वंश के राजा को पराजित किया। ठीक है, 3 जो शासक थे उनको उन्होंने पराजित किया। अब देखते हैं दक्षिणापथ का अभियान। उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर ध्यान दिया। ठीक है, इन्होंने जो उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और इन्होंने जो दक्षिण भारत है उस पर ध्यान दिया। संभवतः अपने इस अभियान पर समुद्रगुप्त 346 ईस्वी में पाटलिपुत्र से चला। ठीक है, जो पाटलिपुत्र है वहां से कब चला? 346 ईस्वी में। ठीक है, दक्षिण में उसने जिन राजाओं को पराजित किया उसके नाम प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलते हैं। ठीक है, दक्षिण में इन्होंने जिन राजाओं को इन्होंने पराजित किया जो अभिलेख थे, कौन सा अभिलेख था? प्रयाग प्रशस्ति, इसमें इनका वर्णन नहीं मिलता है। पर पराजित राज्यों के नाम मिलते हैं, जो पराजित राज्य थे उनके नाम प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं। तो उन सब के नाम कौन कौन है हम लोग देखते हैं। पहला है कौशल, दूसरा है महाकालांतर, कोराल, पृष्ठपुर, कोहर, एडल्पल, काची और मुक्त, बेंगी और पालमक, ये सब जो थे इसमें मिलते हैं। आप दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 11वां क्या था आपका? देवराष्ट्र। 12वां है कुरुतलपुर। और देख लेते हैं इसमें विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि इन राज्यों के क्रमशः शासक थे। ठीक है, जो विभिन्न और स्रोत हैं उससे यह ज्ञात होता है जो ये राज्य थे इनके जो राजा थे उसके नाम महेंद्र, व्याघ्रराज, मट्राल, महेंद्रगिरी, स्वामीदत्त, दमन, विष्णुगोप, नीलराज, हस्तिवर्मन, उग्रसेन, कुबेर तथा धनंजय, इनका नाम अन्य स्रोत से मालूम चलता है। अब देख लेते हैं दक्षिण नीति। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण अभियान में 12 राज्यों के राजाओं को पराजित कर अपने अधीन किया और उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच अधिक दूरी थी, इसलिए उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत पर शासन करना न केवल मुश्किल वरन असंभव था। ठीक है, अतः समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को विजिट कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहीं दक्षिण में उसने जिन राजाओं को विजिट किया उनके राज्यों को उसने वापस कर दिया। ठीक है, जो उन्होंने राज्य जीते थे फिर उसको उन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि पूरे उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र पर राज्य करना उनके लिए असंभव था। आर्यावर्त का द्वितीय सैन्य अभ्यास जो आपका उत्तरी था। दक्षिणापथ विजय का सैन्य अभियान पूरा करने के बाद समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त पर पुनः आक्रमण की योजना बनाई, क्योंकि जब वह दक्षिण अभियान पर था उस समय उत्तरी भारत अथवा आर्यावर्त में पराजित शासकों ने अपनी शक्ति पुनः संगठित कर ली थी। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के द्वितीय सैन्य अभियान में 9 राजाओं, देख लेते नाम, रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत्य, नंदी, बलवर्मा को पराजित कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। पुनः उन्होंने इन सबको हरा के अपने राज्य में मिला लिया उत्तरी क्षेत्र का। अब देखते हैं सीमांत राज्यों पर विजय।
समुद्रगुप्त की विजयों से सीमांत राज्यों के राजा भयभीत हो गए थे। ठीक है, जो समुद्रगुप्त की विजय थी, इससे जो सीमांत राज्यों के राजा क्या होते, भयभीत हो गए, डरे हुए थे। अतः जब समुद्रगुप्त पर आक्रमण किया तो कुछ राजाओं ने तो बिना युद्ध किए ही तथा कुछ ने युद्ध में पराजित होने के बाद समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, इनके खौफ से, भयभीत से, कुछ तो बिना युद्ध किया, कुछ थोड़ा बहुत युद्ध किया और इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। साथ ही इन राज्यों के राजाओं ने समुद्रगुप्त को वचन दिया कि, क्या वचन दिया, वे वार्षिक कर देने के अतिरिक्त हर संभव उसे संतुष्ट रखने का प्रयास करें। किसे, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले सीमांत राज्य निम्नलिखित थे। चलिए देख लेते हैं। पहला है सम तट, यह पूर्वी बंगाल का समुद्री तटीय प्रदेश था, इसको राजधानी कमंती थी। दूसरा है दवाक, डॉक्टर स्मिथ के अनुसार उत्तरी बंगाल के बोगरा, दीनाजपुर और राजशाही के जिलों इस राज्य में शामिल थे। अब नेक्स्ट है कामरूप, आधुनिक आसाम के प्रदेश प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाना जाता था, जो आपका वर्तमान आसाम है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, गढ़ राज्यों की विजय। समुद्रगुप्त की विजय से भयभीत होकर गढ़ राज्य, जिनकी संख्या कितनी थी दोस्तों, वह 9 थी, इन्होंने बिना युद्ध किए ही समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ये गढ़ राज्य थे, पहला मालवा, दूसरा है अर्जुनायन आगरा तथा जयपुर, तीसरा है योधेय, जो चौथा है मद्रक, पांचवा है प्रार्जुन, आबिर, संकानेक, काक और खरपरिक। ये सब क्या थे, अधीन हो गए। ठीक है, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिना लड़े ही। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अश्वमेध यज्ञ, जो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। मेरे चैनल अपने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।